हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। और आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा को खत्म कर देंगे बिल्कुल, ठीक है, जो भी बचा हुआ हमारा थोड़ा बहुत। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स थोड़ा सा रह गया था हमारा टॉपिक ये लास्ट लेक्चर में। तो ये हमारा टाइप्स है एक मैट्रिक्स का। इसमें क्या है, ए ट्रांजुगेट मल्टीप्लाई ए इक्वल टू आई, एंड अगर ऐसे मल्टीप्लाई हो पहले इसके साथ हो तो भी आई, मतलब एक क्या कहने का मतलब है, जैसे हमने जो की थी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की थी, पता है आपको। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमने क्या किया था, ए का ट्रांसपोज, अगर किसी मैट्रिक्स एक ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स, उसके साथ उसका एक ए का ट्रांसपोज निकालते हैं हम, ठीक है। जैसे हमारे पास दिखा देता मैं आपको, एक मैट्रिक्स है, एक इसका ट्रांसपोज निकाला हमने और मल्टीप्लाई करा दिया हमने इसके ए से, तो हमारी क्या आती थी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अलग है, यूनिटरी मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है। इसका ट्रांजुगेट होगा, तो ट्रांजुगेट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज होगा इस मैट्रिक्स का प्लस कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। कॉन्जुगेट का समझते मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट मैंने बताया था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो लेक्चर देखो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कॉन्जुगेट उल्टा होता है हमारा, ठीक है। जैसे जो भी उसके अंदर क्या होता है, फिर से बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा याद रहेगा। जैसे कोई कोई वैल्यू होती है हमारे पास, एक तो होती है रियल वैल्यू, एक होती है हमारी इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है। इमेजिनरी वैल्यू जो अगर मैं यहाँ पे मान लो प्लस है, ठीक है, इसके आगे प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, ठीक है। तो समझ में आएगा आपको क्या होता है, इसके अंदर जितनी वैल्यू होगी मैट्रिक्स के अंदर, जो प्लस के होगी वो सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू के साइन चेंज होगा, ठीक है। रियल पे इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ ट्रांसपोज होता था इस मैट्रिक्स का और मल्टीप्लाई होता था ए से, तो आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल है, ये ट्रांजुगेट हो रहा है, ये जो आपको दिख रहा है थीटा जैसा, ये ट्रांजुगेट हो रहा है। ट्रांजुगेट मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसका ठीक है, कॉन्जुगेट हो गए, एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालेंगे हम, उसका फिर ट्रांसपोज करेंगे, उसको बोलते हैं हम ट्रांजुगेट, ठीक है। जो ये है हमारा, ठीक है, ऐसी एक मैट्रिक्स होगी, ये करने के बाद उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो अगर ऐसा होता है तो हमारी वो मैट्रिक्स कौन सी होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। याद रखना, हमने जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में पढ़ा था, क्या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे हम तो क्या आएगा, हमारा एक रेंज में आएगा, कौन सी, +-1 होगा उसका, जो भी डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ये यूनिटरी मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, ये भी सेम होगा, यहाँ पे भी जो डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे हम क्या होगा, प्लस या +-1 ही होगा, ठीक है, हमेशा। अब देखो, कोई भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगी उसका अगर डिटरमिनेंट फाइंड करोगे आप तो +-1 ही आएगा, ठीक है, या तो -1 आएगा या +1 आएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म और फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म, ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। इसमें क्या है, ये टॉपिक हमारा रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, रिड्यूस करेंगे हम क्या, नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। कहाँ से, एक फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म है हमारे पास, देखो दिखाता हूं मैं स्टार्टिंग में, एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी रिड्यूस्ड टू वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म IR। कोई भी अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें जीरो, सारे जीरो ना हो, मतलब कि, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है वो मैंने बताया था आपको, कि जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, ठीक है। पर नॉन जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट जीरो ना हो, ठीक है। हो सकता है कुछ ना कुछ एक दो हमारे एलिमेंट हो जीरो हो, बट सारे जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो नॉन जीरो मैट्रिक्स जो भी होगी कैन बी रिड्यूस्ड, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, इनमें से एक किसी भी फॉर्म में हम रिड्यूस कर सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे हमने किया इसमें, ये IR का मतलब क्या होता है, ठीक है, IR 0 0 0 और IR 0 और IR 0/A। इसका मतलब क्या देगा मैं बताता हूँ। इसका मतलब है, जैसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। आई क्या होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सिंपल सा है, अगर हमने एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया किसमें, इस तरह से, ठीक है, ये क्या हमने, और ये, ठीक है, ये हमने कन्वर्ट किया एक नॉन जीरो मैट्रिक्स को इस फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है, और ये बच गया, ये तो 0 0 वाला पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ IR, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है, यहाँ पे लिखा IR, और ये क्या हमारी, ये 0 0 ये है, इसके ये शो करिए ना कि मतलब ये इसी तरह से बिल्कुल मैट्रिक्स हमारी, या तो हम इस तरह से कर सकते हैं इसको कन्वर्ट, ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं इसको इस फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि हमारा ये 1 आया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 और 0, ठीक है।
ये यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, इसको हम आई आर लिख सकते हैं क्योंकि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देखो है ना। ये वाली जो है पूरी रो, जो पूरा हमारा कॉलम है वो क्या है, जीरो, ठीक है। यहाँ पे जीरो लिख दिया मैंने, एक कॉलम, ये पूरा जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक कॉलम और एक रो पूरा जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये आई रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे एक कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा था जीरो को, यहाँ पे अगर इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ तो, और यहाँ पे ये रो को कर रहा है, ठीक है। इन तीन फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स को, ठीक है। कैसे करेंगे कन्वर्ट, ऑपरेशंस लगा के। और ऑपरेशन कैसे लगाते हैं मैंने आपको बताया था जब हमने वेक्टर स्पेस किया था, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, बाय ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, कैसे कर सकते हैं हम, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम जो लगा सकते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, जैसे हम ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे कि रो ऑपरेशन लगाते हैं या फिर कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, उनसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो वेयर आई आर क्या है हमारा, इज द यूनिट मैट्रिक्स, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, आपने पढ़ा था, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ऑफ ऑर्डर क्या है इसका, आर, ये आर क्या कर रहा है, ये आर क्या होता है, ऑर्डर होता है इसका, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा इसका, आर होगा। जैसे कि कॉल्ड इट्स नॉर्मल फॉर्म, इसको हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, और आर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, आर क्या है हमारा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। जो इसकी ऑर्डर होगा वही उसकी रैंक होगी, ठीक है। कोई रैंक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसकी वो रैंक होती है, ठीक है। तो ये आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इसकी रैंक कितनी है, ठीक है। तो ये हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा नोट डाल लो, नोट में लिखो, नोट एवरी मैट्रिक्स ए कैन बी रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म बाय रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अलोन, ठीक है। हम किसी भी मैट्रिक्स को, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में बाय रो ऑपरेशन लगाओ या चाहे कॉलम ऑपरेशन लगाओ, ठीक है। इनसे कर सकते हैं कन्वर्ट, ठीक है, अकेले इनसे, या तो रो लगाओ या कॉलम लगाओ, ठीक है। तो ये आएगा हमारा, फॉर एग्जांपल ये हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये हमने जैसे कन्वर्ट किया तो हमारा क्या आया, ये पूरी जीरो आनी चाहिए थी, ठीक है, ये नहीं आ रही जीरो, इसका मतलब ये हमने इसमें रो ऑपरेशन लगाए हैं, तो इसमें कौन सा लगाना पड़ेगा, कॉलम ऑपरेशन भी लगाना पड़ेगा। अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे इसके ऊपर तब जाके ये यहाँ पे जीरो बनेगा। आप देखिए, तो अब इस पे और ज्यादा रो ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे रो लगाने का कोई चांस ही नहीं है, आपको कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, और तब जाके ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में आएगी, देखो यहाँ पे इस फॉर्म में, ठीक है, समझ रहे हो। तो मतलब हम रो से कर रहे थे कन्वर्ट, बट हमें कॉलम की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो सिर्फ हम रो से ही नहीं कर पा रहे एक इस मैट्रिक्स को, ठीक है। तो कॉलम की आवश्यकता यहाँ पे पड़ी। और यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमें रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आ रहा है 5 0 0, तो यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा और कॉलम भी लगाना पड़ेगा, तो दोनों ऑपरेशन से ही काम होगा यहाँ पे, नहीं तो इसको हम सोल्व ही नहीं कर सकते मैट्रिक्स को, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल थे, हम कैसे इसको करते हैं। बाद में कभी हम जब क्वेश्चंस की सीरीज डालेंगे उसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे इसके ऊपर, ठीक है। अभी फिलहाल टॉपिक को समझो क्या है, ठीक है। तो इसको नोट करते चलो, साथ साथ रिवाइज करना आपको। अब नेक्स्ट देखो टॉपिक क्या है हमारा, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम निकालेंगे इस तरीके से जो मैंने लिख रखा है इस पे बोर्ड पे, ठीक है। एक होता है हमारा एक अलग तरीका जो कि जिसमें हम ऑपरेशंस लगा के फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, वो भी मैं कराऊंगा थोड़ी देर में। यहाँ पे देखो, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। अभी अगर हमने नहीं पढ़ा है तो अभी मैं वैसे भी डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो और ए इनवर्स कब फाइंड करते हैं, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। किसी का भी ए इनवर्स कब फाइंड होगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो ना हो। अगर जीरो हो गया तो ये नहीं होगा, ठीक है, ए इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते उसका, ठीक है, उस मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारा, मैं बता देता हूँ इसको। ये होता है हमारा कोफैक्टर, जो मैट्रिक्स हमने निकाली थी, कोफैक्टर निकाला था मैट्रिक्स का, ठीक है। तो कोफैक्टर जो मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज कर दे, बस इतना ही है, ठीक है। कोफैक्टर जो हमने निकाला था मैट्रिक्स का, उसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। सिंपल है, हमने कोफैक्टर निकालना सीखा था लास्ट क्लास में कि कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। कोफैक्टर आपको अच्छे से आता है फाइंड करना, ठीक है। अगर आपने नहीं आता है, आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देखो उसको, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी, ठीक है। तो कोफैक्टर सीखो पहले। कोफैक्टर अगर आपको फाइंड करना आता है उसका सिर्फ ट्रांसपोज करना है और ट्रांसपोज कैसे करता है वो आपको आता ही है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे हम, तो ये होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। सिंपल, यहाँ पे क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है हमें, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, ये ऐसे, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे वो आपको आता है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए जैसे निकालते हैं हम,
सिंपल तरीके से 3x3 मैट्रिक्स का या 2x2 मैट्रिक्स का कैसे निकालते, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसको फाइंड करने के लिए, ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल एग्जांपल क्या है, इफ ए मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की, इसमें ये एलिमेंट्स है इसके, और फाइंड ए इनवर्स फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला हमें पता है ए इनवर्स फाइंड करने का, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए ये कंडीशन हमारी कि इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है। तो अब देखते हैं पहले इसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे। किसी का भी ए इनवर्स फाइंड करने से पहले हम उसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे कि उसका हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे इसका, तो क्या आएगा, देखो यहाँ से हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं कैसे, इस रो को लेके कर सकते हैं या भी इसको लेके कर सकते हैं। तो हम इसको लेंगे, क्यों, जिसमें 0 हो ना वो इसी रो को पकड़ना या उसी कॉलम को पकड़ना, ठीक है। तो हम इसको पकड़ते हैं पहले, ठीक है। इस 3 को लो, 3 को यहाँ पे लिखा हमने, ठीक है, और इसको रिमूव कर दो, इस रो को इस कॉलम को, ठीक है। तो क्या बच गया, ये मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 -3 आया यहाँ पे, ठीक है, प्लस 4 1 जा 4, माइनस हो रहा था तो प्लस आया, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से आया माइनस होगा, यहाँ पे सेकंड टर्म में हमेशा माइनस करते हैं हम, ठीक है। और क्यों करते हैं आपको पता है, ठीक है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो -2, अभी देखो इस कॉलम को डिलीट करो, इस रो को डिलीट करो, तो 3 1 जा 3 -3 और 4 1 जा 4 माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, और यह 0 अब मल्टीप्लाई होगा, बाद में हम प्लस करके 0 से करेंगे मल्टीप्लाई डिलीट करके, तो 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ सिंपल इतना ही आया हमारा। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो क्या आएगा, 3 - 2 = 1, तो हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, इस मैट्रिक्स का 1 आ रहा है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या है, ट्रू होगी हमारे यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, इसका मतलब, ठीक है, हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमने डिटरमिनेंट निकाला इसका, और क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। सिर्फ सेकंड एक ही काम बाकी है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। अब देखो हम सबसे पहले निकालेंगे कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, ये a11 = 1, ये हमारा कोफैक्टर वैल्यू आई है 1 1, यहाँ पे इसकी कोफैक्टर कैसे निकालते हैं आप उस तरीके से निकाल सकते हो, मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है। ये कोफैक्टर से हमने इसको निकाला, फिर इसको निकाला, ठीक है। ये कोफैक्टर से हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली, ठीक है, यहाँ से लेके बिल्कुल A33 तक की जितनी वैल्यू आई है उनसे हमने एक मैट्रिक्स बनाई, ठीक है। ये हमारा कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स आई, आप खुद से निकालो, ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ये हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी, जैसे कि इसका क्या करना है, सिंपल ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम रो में बदल जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 1 था, ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। ये जो रो थी हमारी 1 - 2 ये क्या बन जाएगी, कॉलम। देखो यहाँ पे 1 - 2 ये कॉलम बन गई ना, ये रो थी हमारी, ये कॉलम बन गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट रो देखो, -1 3 3 ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम बन जाएगी, ठीक है। -1 3 3 सेकंड कॉलम बन गई है ना वे। अब देखो थर्ड रो देखो 0 -4 -3, यहाँ पे देखो थर्ड कॉलम बन गया 0 -4 -3, ठीक है। ये हमारे क्या आएंगे, ये हमारी आई एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होती है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम कर देंगे तो हमारी क्या आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगी। सिंपल है बिल्कुल, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब देखो तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा, वो क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिवाइड में तो 1 होगा ना, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो सिंपल से मैट्रिक्स ही जो आएगा हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स क्या होगा, ये होगा जो हमने अभी निकाला है यहाँ पे आंसर, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक कि कैसे कैसे फाइंड करना है, तो इनवर्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का अभी देखेंगे हम। पहले इसको नोट करो आप, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इस तरीके से देखा अभी, इसके बाद देखेंगे कि हम ऑपरेशन लगा के कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे उसका साथ में, ठीक है। तो अब देखो इसको नोट करो अगर आपने नोट नहीं किया तो। अब देखो नेक्स्ट हम क्वेश्चन कराते हैं कि जो मैंने बोला था अभी कि जो ए इनवर्स है हमने फाइंड करके देख लिया एक तरीके से, जो हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे कैसे, एक जो हमारे जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम पता फाइंड करेंगे कि कैसे हम ए इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो यूजिंग ई रो ऑपरेशंस ओनली। ई रो ऑपरेशन मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने ई, ठीक है। तो ई रो ऑपरेशंस इस पे लगाना है, ये है हमारे पास मैट्रिक्स, ठीक है। ये इसके एलिमेंट है 2 0 1 -1 5 1 0 0 1 3। तो आपका काम क्या है कि आपको इसका ए इनवर्स फाइंड करना है,
उस तरीके से जो अभी मैंने बताया था, ठीक है, वो फॉर्मूला है हमारा ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, उससे आपको फाइंड करना है इसका ए इनवर्स, और मैं इससे फाइंड करूंगा, ठीक है, आप चेक करना फिर आपका या मेरा सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है। आप देखो अभी पॉज करो और फाइंड करो, ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। अब देखो लेट सॉल्यूशन देखते हैं इसका, लेट ये हमारे पास मैट्रिक्स है, देन तो हम क्या करेंगे, ये हमारा है ए, हमें पता है ना ये होता है कि मतलब जो ए मैट्रिक्स है वो इक्वल टू ए तो होती है, अगर उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 से, एक मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लो ये ए मैट्रिक्स है, ये ए बराबर ए है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं 1 से दोनों तरफ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, पर 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स को हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो एक मैट्रिक्स ही बनानी पड़ेगी हमने। अब जो कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम 1 के बराबर ही होती है, ठीक है, पर वो मैट्रिक्स होती है, इसलिए तो हम यहाँ कर सकते हैं आई मल्टीप्लाई आई, तो यहाँ पे भी आई मल्टीप्लाई आई, तो यहाँ पे करो, यहाँ पे अगर हम नहीं कर रहे, ठीक है, एक बात मान के चलो कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है, तो ए इक्वल टू ए तो होता ही है, ए के मैंने मन से कर दिया, ठीक है, आई से, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, तो ए इक्वल टू आई ए, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। अब देखो तो हमारे ये बनेगा कुछ इक्वेशन, ठीक है, तो अब इस तरफ देखो, अब देखो यहाँ पे तो ये लिखा हमने ए इक्वल टू आई थ्री ऑफ ए, आई थ्री क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये मैट्रिक्स कैसे है, ये मैट्रिक्स हमारी 3x3 की है, ठीक है, इसका ऑर्डर है 3x3, तो इसका भी ऑर्डर 3x3 होगा, ठीक है। अब देखो तो ए इक्वल टू आई थ्री ए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है इस जो ए है ना हमारी, ये देखो ये ए तो यहाँ पे आ गई और ये ए यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये आई थ्री मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है, सिंपल, इसी को इसी तरह से लिखना है हमने। आई थ्री क्या होता है, ऐसी तो होती है ना, 1 1 1 और 0 0 साइड में होता है, ठीक है, सिंपल इस पे ऑपरेशन लगाएंगे। सबसे पहले ऑपरेशन क्या लगाएंगे, देखो हमें करना क्या है, आपको पता है कि हमें करना क्या है इसमें, जो ये हमें इसको क्या बनाना है, इसको तो हमें बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो बन जानी चाहिए ऐसी, ये दिख रही है आपको, ये आई थ्री मैट्रिक्स दिख रही है, ये बनना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो भी आएगा वो हमारा ए इनवर्स होगा, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं आपको पता चल गया, तो इसको रिड्यूस करो और इसको ऐसी बना दो, इसको इस पे ऑपरेशन करके रिड्यूस करके इसको ऐसी बना दो, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, सबसे पहले ठीक है, इसको अगर मैं R1 रो पे, ये रो 1 है हमारी, इस पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा हमारा 2 3 जा 6 और 0 3 जा 0 और -1 3 जा -3, ठीक है, ये आ गया। तो ऐसे इस पे भी लगेगा, तो 3 1 जा 3 और 0 0 0 0, ठीक है, ठीक है, और सिंपल और सब सारे के सारे सेम रहेंगे, क्योंकि हमने ऑपरेशन किस पे लगाया था, R1 रो 1 पे लगाया था, तो रो 1 में हमने चेंज कर दिया और बाकी सारा सेम। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अभी रो 1 पे लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, रो 1 माइनस रो 2, रो 1 जो है ये वाली जो रो है इसमें से माइनस करेंगे रो 2 को, तो अब देखो रो 1 देखो इसमें से ऊपर वाले पे लगाया ना हमने ऑपरेशन, तो अब ये तो इसका रिजल्ट आएगा, ये यहाँ पे देखो इस पे लगाओ, तो 6 - 5 1 आ गया, ठीक है, 0 - 1 -1 -3 -0 -3 3 - 0 3 0 - 1 -1 और 0 -0 0, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ए, और बाकी एच टी रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने रो 1 पे ही ऑपरेशन लगाया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अभी हम ऑपरेशन लगाएंगे रो 1 पे ही, फिर से रो 1 प्लस रो 3, रो 1 प्लस रो 3 करेंगे, क्यों, देखो यहाँ पे अगर मैं 1 + 0 करता हूँ तो हमारा 1 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर मैं -1 + 1 करता हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, देखो आ गया ना 0 यहाँ पे। अब ऐसे यहाँ पे -3 + 3 तो यहाँ पे आ गया 0 आ गया, ठीक है। ऐसे इसमें देखो 3 और 3 + 0 ये आ गया हमारा 3, ठीक है, और -1 + 0 सेम आ जाएगा, मतलब 0 से होगा, तो और यहाँ पे क्या हुआ 0 + 1 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें प्लस कर रहे थे ना R1 + R3, तो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स। कुछ हद तक देखो हो गई यहाँ पे, है ना, 1 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 चाहिए हमें, ठीक है, और यहाँ पे 0 चाहिए, तीनों जगह, इन दोनों जगह 1, इन दोनों 5 की जगह 0 चाहिए और ये 1 की जगह 0 चाहिए, और इस 3 की जगह हमके चाहिए 1 चाहिए, तो हमारी क्या हो जाएगी
ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। और ये होने के बाद हमारा जो यहाँ पे भी जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ठीक है, अब इसको और लगाते हैं ऑपरेशन। ठीक है, इस पर ऑपरेशन लगाओ R2 पे। अब की बार किस पे लगाएंगे, R2 पे, क्योंकि R1 का काम हो चुका है। अभी R2 पे लगाएंगे। देखो R2 में चेंज करना है क्या, 5 हटाना है, 5 नहीं रखना है। तो 5 हटाने के लिए क्या करेंगे हम, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस 5R1। मतलब R1 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं यहाँ से, तो ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो ये आ गया ना हमारा 1, क्योंकि R2 पे चेंज हो रहा है। तो R2 देखो 5 था ना, यहाँ पे देखो 5 था, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद इस पे माइनस कर रहे हैं R2 में से। तो हमारी ये मैट्रिक्स आएगी इस तरह से, और यहाँ पे चेंज होगा, ये हो रहा है। ठीक है, जो भी हो रहा है। अब देखो ये हमें R2 पे मिला। अभी हमें चेंज क्या करना है, अभी हमारा क्या रहता है, 3 रहता है ये, है ना। इस 3 को कैसे चेंज करेंगे हम, 3 को हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है, और इस 1 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। इसमें देखो R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे हम, क्या, R3 माइनस R2। अगर मैं R3 में से R2 माइनस कर दूं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। R3 में से R2 माइनस कर दो तो 0 आ जाएगा ना, यहाँ पे 0 बनाना है हमें। तो कैसे बनेगा, देखो आ गया ना 0। देखो 1 माइनस 1 0 आ गया, और 3 माइनस 0 तो 3 आएगा। अब इस 3 को भी 1 बनाना है। इस 3 को 1 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं सारा डिवाइड कर दूं, और बाकी ये तो साथ साथ हो रहा है। जो ऑपरेशन हम इस पे करें ना, वही ऑपरेशन इस पे भी हो रहे हैं। ठीक है, इसको साथ रखना मतलब। तो अब देखो इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं इस 3 को, इस R3 जो रो है हमारी, ठीक है, थर्ड रो, इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ कंप्लीट रो को, तो हमारे यहाँ पे 1 आ जाएगा। देखो आ गया ना 1, 3 डिवाइड बाई 3 क्या होगा 1, और यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 3 5, माइनस 6 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, और 6 डिवाइड बाई 3 2। तो ये हमारी क्या आ गई, एक मैट्रिक्स आ गई, जो कि क्या है हमारे ए इनवर्स। और कैसे आई ए इनवर्स, देखो बताता हूँ आपको। यहाँ पे तो बन गया I3, ठीक है, और ये बन गया BA। ये बी मैट्रिक्स है, ये कोई अलग जो हमारी अननोन, जो हम जानते नहीं है इसके बारे में, ये ए इनवर्स ही है हमारा। ठीक है, यहाँ पे ए। अब देखो ये ए इनवर्स है, जो हमारा क्या होगा, इसलिए हमारी ये जो बी मैट्रिक्स आई है हमारी आई है इसके बराबर, और ए इनवर्स ही है हमारा। ठीक है, ए इनवर्स मैट्रिक्स है ना। देखो अगर मैं बताता हूँ आपको, ये बी मैट्रिक्स अगर हम ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। समझ में आया आपको। अगर हम ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी एक मैट्रिक्स आती है, कौन सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अभी देखो ये बी क्या होगा, फिर बी एक ए इनवर्स ही तो है ना हमारा। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो I3 आती है, तो I3 के बराबर ये दोनों हो सकते हैं। इसलिए हमारा क्या है, ये तो I3 आया था हमारा, ये बना जो हमने बनाया I3। ठीक है, और ये बी आया हमारा, बी यानी कि ए इनवर्स। अगर इसको, जो ए इनवर्स जो हमारा आया है, इसको अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं ना, वापस मल्टीप्लाई कर दूं ए से इस ए इनवर्स को, तो हमारे क्या आ जाएगा, I3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये ट्रू है, हमने फाइंड किया है खुद से। ठीक है, तो ये हमारा जो ए इनवर्स आया है, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आ जाएगी आइडेंटिटी। ठीक है, ठीक है, प्रूव आप करके देखो मल्टीप्लाई, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा है आंसर आया, ठीक है, यहाँ तक तो हमने ये कर लिया है कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं दोनों तरीके से। तो अभी हम आगे मूव करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक के। तो इसको नोट करो अगर आपने नोट नहीं किया तो नेक्स्ट देखो आगे, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ए इनवर्स हमें फाइंड करना आ गया। ठीक है, दोनों दोनों तरह से। ठीक है, अभी देखते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें क्या है, एक तो हम देखेंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, एक इसके बाद देखेंगे हम होमोजेनियस इक्वेशन। इस पे क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं। ठीक है, बहुत सारे बन भी जाएंगे, इजी क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, और इजीली आप 20 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन के 15 या फिर 10 मार्क्स आराम से ले सकते हो। ठीक है, इसको देखो, इसमें क्या इक्वेशन होंगी ऐसे, a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल्स टू d1। ये हमारी एक इक्वेशन है। ठीक है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। क्यों, अगर ये d1 की जगह अगर 0 होता तो ये होमोजेनियस इक्वेशन होती। ठीक है, मतलब इसमें जो आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर 1 2 3, इसमें जितने भी है 3 इक्वेशन, इसमें d1 है, d2 है, d3 है। ये d1 d2 3 अगर 0 होता, इस तीनों इक्वेशन के ये जो हमारे जो भी है ये वेरिएबल, अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन होगी। अगर ये 0 नहीं है, ये नॉन जीरो है, तो अगर क्या होगा हमारा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो समझ में आया आपको कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है। अब देखो, द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन
इन मैट्रिक्स फॉर्म। अगर इस इक्वेशन को हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं हम ए एक्स इक्वल्स टू बी, और बी अगर 0 है तो हम क्या बोल देंगे? होमोजेनियस इक्वेशन। अगर बी नॉट इक्वल टू 0 है इसको बोलते हैं हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। समझ में आया? अब देखो आगे, अभी यहाँ पे ए क्या है? ए कहाँ से आया? तो ए हमारा है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब जो इक्वेशन हमने देखी है यहाँ पे, इनके कोफिशिएंट्स है उनको उठा उठा के एक मैट्रिक्स बना दी। मैंने आपको पहले बताया इसके बारे में, ठीक है। जैसे कि देखो आप यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? a11, y का a12 और z का a13। इनको उठाओ एक रो बना दो, a11 a12 a3 a13, ठीक है। अब देखो सेकंड इक्वेशन देखो, इसका x का कोफिशिएंट क्या है? a21, y का a22, z का a23। इसको उठाओ एक सेकंड रो बना दो, ऐसे इसको उठाओ थर्ड रो बना दो। तो ये हमारी क्या हो गए? कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ए के कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गए। हमने कहाँ से उठाए? इस इक्वेशन से उठाए कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो हमने बना दिया एक मैट्रिक्स कोफिशिएंट। अब देखते हैं सेकंड, एक्स का क्या मतलब है? एक्स का रोल क्या है यहाँ पे? देखो एक्स क्या होता है? इक्वल टू वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स यूज है इसके अंदर, क्या? एक्स वाई और जेड, तीन वेरिएबल्स हैं। इनको लिखो कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वो बताता हूँ आपको, थोड़ी देर टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करो इसको। एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। अब देखो नेक्स्ट, ये बी का क्या रोल है इसमें? बी क्या हमारा? बी हमारा क्या है? कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। जो जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज होंगी वो सारी सारी क्या होगी? बी के अंदर। जैसे d1 d2 d3, यहाँ पे कुछ ये वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 कुछ भी। यहाँ पे ये 2 जीरो हो सकते हैं, ये नॉन जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब जब तक अगर ये तीनों जीरो हो जाएंगे ना तो हमारी होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक भी नॉन जीरो है ना तो इसका मतलब ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। अब देखना आगे, यहाँ पे ये हमारे हो गए। इसमें यहाँ पे d1 क्या है? d1 d2 d3 ये हमारे कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये हमने कॉलम में ही क्यों लिखे हैं? क्योंकि एक चीज देखो, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसको तो इक्वल रखना है हमें, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारा? ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर हम इसको रो में लेते तो नहीं आता है ना ऐसा। तो इसलिए हमने ये कॉलम लिया, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो ये हमारा ए एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई, देखो ए एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा ये आ जाएगा, और बराबर डी जो बी क्या हमारी? ये मैट्रिक्स कांस्टेंट की d1 d2 d3, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कहाँ से क्या आया है? ये जितना भी हमने पढ़ा है अभी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का। अभी पढ़ते हैं, एक तो होता है हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, एक होता है हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। अभी कंसिस्टेंट क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे इसको। देखो कंसिस्टेंट क्या होता है? सॉल्यूशन पॉसिबल, जो सॉल्यूशन पॉसिबल है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। बस सिंपल वर्ड में यही है। अब देखो यही पढ़ने वाले हैं इसमें नॉन होमोजेनियस में। अब देखो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब दो होते हैं, एक जो हमारी जो पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं दो होते हैं, ठीक है। एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक तो होता है हमारा क्या? यूनिक सॉल्यूशन, और वन पॉइंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। ये दो जो सॉल्यूशन होते हैं हमारे, ये पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इसलिए ये इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अभी कंसिस्टेंट का मतलब कि जो पॉसिबल होते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, जो हो सकते हैं पॉसिबल। अब देखो एक होता है हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? जो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन ना आए, उसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको पता चल गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस का, ठीक है। अब आगे देखते हैं होता है क्या नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम? एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड के साथ आप फैमिलियर हो क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इसके बारे में। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाएंगे ए ऑगमेंटेड बी। इस डॉट को क्या बोलते हैं हम? ऑगमेंटेड, ठीक है। तो ए ऑगमेंटेड बी ये कहां से उठाया हमने? यहां से। हमें पता है कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का जो हमारी इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम मैट्रिक्स फॉर्म में? ए एक्स इक्वल टू बी। तो ए हमारा क्या है? बी, इसका इन दोनों ए और बी को उठाएंगे, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही लिखते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ए तो हमारा ए था कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और बी क्या हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इन दोनों को हमने ऑगमेंटेड कर दिया, जैसे कि डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे। इसको बोलते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो वेयर जहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 0, अगर b 0 हो गया तो हमारी होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगी। अगर 0 नहीं है इसका मतलब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो ये जो हमारा पार्ट है ये क्या हमारा? ये हमारा क्या है? ये हमारा डिनोट कर रहा है कोफिशिएंट मैट्रिक्स को,
सिर्फ ए मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, और ये वाला पार्ट क्या करेगा, पूरा ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स को डिनोट करेगा। ये पूरा कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, ए ऑगमेंटेड बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, सिर्फ ये 3 कॉलम अगर बात करें हम, तो ये हमारा हुआ ए मैट्रिक्स। तो ये क्या लिखी है मैंने, रैंक ऑफ ए, यहाँ से यहाँ तक फाइंड करेंगे हम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट फाइंड करेंगे तो क्या बोल देंगे इसको, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। अगर मैं बोलूँ आपको ए ऑगमेंटेड बी की रैंक फाइंड करनी है, तो आपको क्या करोगे, इस कंप्लीट को उठाओगे और इसकी रैंक बताओगे। अगर मैं बोलूँ सिर्फ ए मैट्रिक्स की रैंक बतानी है आपको, तो आप इसको छोड़ोगे, सिर्फ इसको पकड़ोगे, रैंक ऑफ ए और ये रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अभी देखते हैं हम जो ए ऑगमेंटेड बी हमने किया है, इसके सॉल्यूशन कितने पॉसिबल है, कितने पॉसिबल नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे। देखो हमें पता है, अगर जो रैंक ऑफ ए, दिखाता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक चीज और, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा रह गया था, अब देखो, तो अगर ए ऑगमेंटेड जो बी है हमारा, इसको हम सोल्व करते हैं। अगर रैंक ऑफ जो हमारी मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जो रैंक आई है हमारी, रैंक तो पता है आपको कैसे फाइंड करते हैं, रैंक आई है जो हमारी ए मैट्रिक्स की, अगर वो इक्वल है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, जो कंप्लीट मैट्रिक्स की जो रैंक है उसके इक्वल है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ये दोनों अगर इक्वल है रैंक दोनों की, तो हम क्या बोल देंगे उसको, उसके क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, उसका क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, मतलब उसका सॉल्यूशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर हम बात करें ये दोनों नॉट इक्वल आए, अगर ये दोनों जो है हमारी रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, तो हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, इनकंसिस्टेंट, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, जिसका मतलब नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इसका तो एक ही पॉसिबल है कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यू कैन नॉट सोल्व द इक्वेशन, तुम आगे सोल्व नहीं कर सकते इक्वेशन को। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब देखो, ये तो था हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का। ठीक है, तो जिसका इक्वल, अगर इक्वल ना आए, आप समझ जाओगे। ठीक है, अगर इन दोनों की रैंक इक्वल ना आए तो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। अगर इक्वल आ गई तो हमारे दो सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। ठीक है, ये तो पता है हमें कंसिस्टेंट होगा अगर इक्वल आ गया तो दो हो गए। क्या हो, एक तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्या होगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब हमारी रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये तो हमें पता है आएगा तो कंसिस्टेंट तो होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल भी है और एक चीज के और इक्वल है, किसके, जो नंबर ऑफ अननोन या नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो लिया है मैंने, ये एक्स वाई जेड, कितने वेरिएबल है यहाँ पे, 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये दोनों की रैंक मान लो, इसकी रैंक मान लो 3 है, इसकी भी रैंक 3 है। ठीक है, दोनों की रैंक 3 है, और ये इसके जो अंदर वेरिएबल्स है वे भी 3 ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये तो हमें पता है कंसिस्टेंट होगा। कब होगा कंसिस्टेंट, जब हमारी रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी हो। और यूनिक कब होगा, जब दोनों इक्वल भी हो और ये किसके बराबर हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फिर नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, तो वो होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो सेकंड देखते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन कब होगा, जब हमारा क्या हुआ, ये तो हमें पता है कि कंसिस्टेंट के लिए होता है हमारा रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अगर ये लेस देन, अगर मान लो ये 3 थी, ये भी 3 थी, पर ये लेस देन है, या फिर मतलब ये 2 थी, ये 2 थी और ये 3 है, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3। ठीक है, और ये 2 2 थे इक्वल। ठीक है, मतलब ऐसे देखो मैं लिखता हूँ, 2 इक्वल टू 2 और लेस देन 3। ठीक है, अगर ऐसे है, नंबर ऑफ अननोन 3 है और ये दोनों की रैंक 2 2 है, ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो नंबर ऑफ जितने वेरिएबल है उनसे कम हुआ इन दोनों की रैंक और ये इक्वल है, तो हमारा क्या हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर मैनी सॉल्यूशन। अब देखते हैं एक तरीका और इनको फाइंड करने का, क्या, अगर हम किसी मैट्रिक्स का, हमें पता चल गया क्या हुआ, ये कंसिस्टेंट मैट्रिक्स है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है इसका, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर डिटरमिनेंट जो हमारा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है उसका अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो हम बता देंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्म है थोड़ा सा। अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, ठीक है, उस मैट्रिक्स का, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। समझ में आया, इसको याद रखो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो इसको अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट करो, इसके बाद कराते हैं होमोजेनियस इक्वेशन, करो। नेक्स्ट देखते हैं हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन।
अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी क्या, नॉन होमोजेनियस, ठीक है। अब देखते हैं हम होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या है, मैंने बताया था आपको इक्वेशन तो सेम रहेगी, ax इज इक्वल टू बी, ठीक है। यहाँ पे a क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, b क्या है हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स, x क्या है हमारे जो कांस्टेंट जो नंबर ऑफ वेरिएबल है कॉलम, ठीक है, कॉलम है। b अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा क्या है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर b इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो हमारा क्या होगा होमोजेनियस इक्वेशन। b का मतलब क्या है, जो भी जितने भी कांस्टेंट वेरिएबल्स है उसके अंदर, ठीक है, वे सारे सारे अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो होमोजेनियस इक्वेशन होगा। जैसे कि हमारे देखो d1 d2 d3 था यहाँ पे, अब यहाँ पे 0 0 0 हो गया, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक अगर नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से हमने एक कोफिशिएंट उठाए तो ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई है। यहाँ से हमने वेरिएबल्स उठाए एक्स वाई जेड तो ये हमारी ये बन गई वेरिएबल्स मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम में होगी, कॉलम में क्या होगी, क्योंकि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स, तो हमारी ये बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है। और ये बी, ठीक है, ये रहा हमारा 0 0 हो गए। आपकी पहले तो d1 d2 d3 था, अब की बार क्या है 0, ठीक है। अब देखो, अब इक्वेशंस क्या होगी इसके लिए, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ये तो पता है हमें क्या करते हैं हम, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी करते हैं हम, ठीक है, उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल है रैंक ऑफ ए के और इक्वल है ऑलवेज कांस्टेंट, ये तो हमें ऐसा पता ही है आपको कि हमेशा इसके तो इक्वल रहेंगे ऑलवेज कांस्टेंट के, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है। ये दोनों तो हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे, ये मतलब कंसिस्टेंट ही रहने वाला है सॉल्यूशन। क्यों रहने वाला है, देखो एक तरह से, क्योंकि हम जैसे, अब मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, यहाँ से ये देखो, बाद में करेंगे एग्जांपल को, पहले समझ लो थोड़ा सा। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, अब ये तो 0 ही रहेगी, तो इसकी जो रैंक होगी, रैंक ऑफ ए जो होगा हमारा, वो किसके इक्वल होगा, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के। क्यों, क्योंकि ए ऑगमेंटेड बी का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि 0 है वो तो ऑलरेडी सारा, ठीक है। जितनी रैंक ऑफ ए होगी उतना ही रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, ये हमेशा कंसिस्टेंट ही रहने वाला है, इसलिए हम बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये हमेशा कंसिस्टेंट रहने वाला है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। अब देखो, इसमें दो होंगे हमारे सॉल्यूशन, क्या जो हमारे होते हैं क्या कंसिस्टेंट के लिए, ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसको हम जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, एक तो होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फर्स्ट क्या है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल को हम जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं और नॉन ट्रिवियल को क्या बोलते हैं हम, नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन नॉन देख तो यहाँ से याद कर सकते हो आप इसको, ट्रिवियल जीरो और नॉन ट्रिवियल नॉन जीरो, ठीक है। अब देखो, इसको जीरो, जिसको हम जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं, अगर हम उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले और वो नॉन जीरो आ जाए, मतलब थोड़ा सा उल्टा है, कंफ्यूजिंग, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर इसका ये डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आ जाए तो हम इसको बोल देंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो हम उसको बोल देंगे नॉन जीरो सॉल्यूशन या और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। जीरो सॉल्यूशन कब बोलेंगे, जब उसका डिटरमिनेंट जीरो ना आए, ठीक है, उल्टा है इसका थोड़ा सा, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो हम उसको बोल देंगे नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब देखो, इसके केस में क्या होगी इक्वेशन, ये तो हमें पता है, ये तो इक्वल होना ही है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। अगर नंबर ऑफ अननोन के भी इक्वल आ जाए तो हम बोल देंगे इसको क्या, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर ये लेस देन रहा नंबर ऑफ अननोन्स के, क्योंकि ये तो इक्वल ही रहना है हमारा, ये तो हमेशा इक्वल रहेगा कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। बट जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, ये इसमें तो इक्वल हो रहा है नंबर ऑफ अननोन्स के, जितने भी वेरिएबल हमारे उसके इक्वल हो रहा है। यहाँ पे क्या है, लेस देन नंबर ऑफ अननोन, मतलब जितने भी हमारे वेरिएबल्स होंगे, जैसे 3 वेरिएबल हैं, वे इन दोनों की रैंक कम ही होगी 3 से, ठीक है। तो इसका मतलब ये, वहाँ पे इनफाइनाइट हो रहा था इस केस में, यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा ये अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है फॉलोइंग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इक्वेशन 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। अब x1 यहाँ पे गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है, हम x1 यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब तो हमारा क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, x1 का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। 0 अगर कोफिशिएंट 0 मतलब किसी से मल्टीप्लाई होगा, x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा ना, हम लिख नहीं रखा यहाँ पे, ठीक है। तो है तो क्या हमारे यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे थोड़ा आपको दिखाने के लिए कि सच में इक्वेशन है क्या, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0x1 प्लस, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे दिखा नहीं रखा, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं हम तो आपको पता चल गया कैसे क्या है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन में ऐसे गिवन है फिलहाल,
तो देखो 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, ठीक है, और x2 माइनस x3 इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो लास्ट में सबके 0 है, इसका मतलब क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब कोफिशिएंट उठाएंगे हम और उससे मैट्रिक्स ए बनाएंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट उठाओ इसका, x1 का कोफिशिएंट क्या है हमारा 2, 2 उठा लिया हमने 2, ठीक है। अब x2 का क्या है 1, 1, x3 का भी 1 है 1, लिख दिया हमने। अब ये तो फर्स्ट रो होगी, तो फर्स्ट रो इसकी भी होगी। और सेकंड इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट क्या है 0, क्योंकि x1 तो है ही नहीं यहाँ पे, 0 है इसका कोफिशिएंट, तो 0 लिखा हमने। x2 का क्या है 1, 1, x3 का क्या है -1, -1, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो जो थर्ड रो है उसका उठाएंगे हम एलिमेंट्स। x1 का तो क्या है हमारा 1 है, देखो x1 दिया हुआ है इसमें, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। x1 का क्या है हमारा 1, x2 का क्या है हमारा 1, x3 नहीं दिया हुआ इसमें, x3 का क्या होगा 0, जो नहीं दिया हुआ है उसको हम 0 कर देंगे कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये हमारी बन गई क्या, ये हमारी मैट्रिक्स ए बन गई, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं हम, ठीक है। अब क्या बनाएंगे हम मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी क्या होता है, कांस्टेंट, जो भी उसके इक्वल का पार्ट है। अभी पर होमोजेनियस के केस में क्या होगा, सारे 0 0 है तो 0 0 ले लेंगे। अभी हमने लिखा ना ए ऑगमेंटेड बी, ये क्या है हमारा ए ऑगमेंटेड बी, और बी क्या हमारा 0 है कंप्लीटली, बी इक्वल टू 0 है ना, होमोजेनियस के लिए बी इक्वल टू 0, होमोजेनियस इक्वेशन के लिए, और होमोजेनियस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आया हमने कैसे ए ऑगमेंटेड बी लिखा, लिख लिया। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, रो ऑपरेशन लगा के, ऑपरेशन लगा के सोल्व करेंगे ना। क्यों करेंगे हम सोल्व, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रैंक निकालनी है। रैंक कैसे निकालते हैं, अब देखो सोल्व करेंगे हम इसको रिड्यूस कर देंगे, जितना हो सकता है रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। रिड्यूस क्यों करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक यहाँ पे ये वेरिएबल जो जितने भी हमारे इक्वेशंस है अगर इक्वल ना बचे, ठीक है। जैसे कि अब इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिलेगी। देखो अभी फिलहाल, अभी मैं R1 चेंज इंटू R3 में कर दूं, मतलब R1 में जो रो है ये चेंज कर दूं, ठीक है, फ्लिप कर दूं इसको, ये 1 1 0 है जो R3 रो, इसको मैं यहाँ पे ले जाऊं या 2 1 1 की जगह, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 1 0 हो गया, फ्लिप हो गया जस्ट, और कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये इसमें भी होगा जैसे हम इस पे कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा, फ्लिप कर दिया हमने इसको, ठीक है। क्यों क्या फ्लिप होगा, हमें यहाँ पे 1 चाहिए और हमें 0 बनाना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 0 बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 1 बन गया, पहला एलिमेंट 1 बनाना है, उसके बाद नीचे सारे 0 बनाने हैं। अब इसको यहाँ पे एक ही 0 बना हुआ है, यहाँ इसको भी 0 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे इसको 0, इसको हम 0 बना सकते हैं अगर मैं इसमें से थर्ड रो में से मतलब 2 में से माइनस कर दूं कितना 2, और 2 कैसे माइनस करूंगा, 2 माइनस 2 कब होगा, अगर 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं फिर माइनस कर दूं इसमें से, तो हो जाएगा कंप्लीटली ना, 0 बन जाएगा। तो क्या करेंगे हम R3 माइनस, R3 जो है ना R3 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1, देखो R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे और R3 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और बाकी सब पे भी यही ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि चेंज सिर्फ हमारा R3 रो पे ही होगा, क्योंकि हमने ऑपरेशन R3 रो पे ही लगाया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये R2 रो है हमारी, ये R3 रो है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, आप देख पा रहे हो इसको, ठीक है। ये क्या है 0 1 -1 और 0 और 0 -1 1 और 0। अगर हम इन दोनों का एडिशन कर दें, अगर हम इन दोनों का एडिशन कर दें तो क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक तो देखो जैसे मैं इसको माइनस करूं, इस R3 पे लगाऊंगा ऑपरेशन, ठीक है, तो इसको प्लस करो 1 + 1, ठीक है, ये 0 -1 + 1 0 और -1 + 1 0 और 0 + 0 0, तो ये कंप्लीटली 0 हो रही है। ये रो ये जो रो है हमारी ये कंप्लीटली क्या हो रही है 0, ठीक है, ये 0 हो रही है ना कंप्लीटली, मतलब जो थर्ड रो हमारी 0 0 आ रही है कंप्लीटली, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बच गया हमारा सिर्फ, ठीक है। ये वाली बन रही है ना, हमने पहले ही पढ़ा था, ये IR इसकी फॉर्म में बन रहा है ये, है ना, जो हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़ा था अभी इसी वीडियो में। अब देखो ये IR क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पर ये आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं है, हमने पूरी कन्वर्ट नहीं किया है इसको, हमने बस इतना पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैट्रिक्स है, यहाँ पे आई नहीं लिखेंगे इसको, कुछ ना कुछ मैट्रिक्स लिख देंगे, बट ये इसकी फॉर्म में आ रहा है, तो ये हमारा जो आ रहा है इसको तो हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। रैंक कैसे निकालते हैं हम, रैंक हम ऐसे निकालते हैं जितने भी नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं जो कि और रिड्यूस नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो इसको कितना भी सोल्व करो आप, इससे आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, कुछ सोल्व हो सकता है, बट यहाँ पे रैंक इसकी हमेशा 2 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे
जो डिपेंड हो रहे थे वेरिएबल्स, देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये क्या था, ये दोनों इक्वल थे, इसलिए हमने एक ही रखना पड़ेगा। तो इसकी रैंक क्या आ रही है हमारी, 2 आ रही है। आप इसको रिड्यूस करके भी रैंक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी रैंक क्या आएगी हमारी, रैंक ऑफ ए क्या आएगी, 2 आएगी। रैंक ऑफ ए क्या आ रही है हमारी, 2 आ रही है। अगर रैंक ऑफ ए 2 आ रही है हमारी, तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या होगी, सेम ही होगी ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था क्या, रैंक ऑफ ए और ये सेम रहेंगे हमेशा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 0 0 है, ये साइड वाला, तो इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा ना इसका, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, ये भी क्या होगी 2, तो ये तो हमेशा 2 रहेगी ना, तो ये भी 2 है, 2 है, ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई है। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ठीक है। और लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, लेस देन है ना, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हमारे, 3 है नंबर ऑफ वेरिएबल, देखो 3 है, कितने, एक्स वाई जेड, यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड नहीं है, तो x1 x2 x3, यहाँ पे ये ले रखे x1 x2 x3, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 3, ये 3 से कम है क्या, इसकी रैंक 2 2 है ना, इसलिए ये तो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई रहेगी आपको, आपकी जो है होमोजेनियस इक्वेशन में, ठीक है। 2 = 2, बट ये लेस देन रहेगी 3 से, लेस देन अगर है 3 से, तो हम इसको क्या बोल देंगे, कौन सा सॉल्यूशन है, यहाँ पे पढ़ा था अभी, देखो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन ट्रिवियल, नीचे गया थोड़ा सा, मतलब आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और क्या बोलते हैं इसको हम, नॉन जीरो, नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है इसका, ठीक है। ये हमारा आंसर आया है, क्यों आया, कोई हमने अभी कंडीशन बताई थी यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो, देखते ही पता लगा सकते हो कैसे, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता इस मैट्रिक्स का, ठीक है, इस मैट्रिक्स का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो अभी निकाली है, अगर इसमें मैं डिटरमिनेंट निकालता, अगर वो 0 के इक्वल आ जाता, तो हम समझ जाते क्या ये हमारी नॉन जीरो सॉल्यूशन है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। चेक करके देखते हैं हम, चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकाले इस मैट्रिक्स का सिर्फ, ठीक है, तो देखते हैं सच में आएगा या नहीं। आपका थोड़ा अगर दिमाग में कोई कंफ्यूजन होगी दूर हो जाएगी, ठीक है। इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका, ठीक है, निकालो, क्या कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग में हम कोई भी ऐसी रो या कॉलम चूज करते हैं जिसमें कोई ना कोई जीरो हो, तो इसमें हमें मिल गई जीरो जीरो, ठीक है। तो इसको पकड़ो, पहले 2 को पकड़ो, 2, ठीक है, ले लिया हमने बाहर, तो ये कंप्लीट रो डिलीट, कंप्लीट कॉलम डिलीट, ठीक है। तो 1 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, मतलब 0 आया। माइनस करते हैं हम, 1 1 जा 1, माइनस का 1 था तो प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो माइनस करते हैं सेकंड टाइम में, तो माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे प्लस करेंगे, क्योंकि 0 था ना ये, इसको तो करेंगे ही नहीं, 0 मल्टीप्लाई होगा तो किसी से 0 आने वाला है, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर क्या है, इसको डिलीट करो और इसको डिलीट करो, तो क्या बच गया, 1 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा -1 आएगा। अब देखो फिर माइनस करते हैं हम, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ठीक है, ये आया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये जो हमारा 1 2 आ गया, 2 प्लस और -1 क्या होता है, -2, -2 क्या है इसका आंसर, देखो खुद से देखो क्या है, 2 + -2 मतलब 2 - 2 0, क्या है यहाँ पे देखो, डिटरमिनेंट क्या है का 0, इसका मतलब क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन। ये तो बताया था मैंने, अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे किसी का, अगर वो 0 आ जाए तो हमारा क्या आएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा और नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा। अगर ये नॉन जीरो आता तो हमारा क्या आता, ट्रिवियल सॉल्यूशन होता या फिर जीरो सॉल्यूशन होता, ठीक है। तो हमारा 0 के इक्वल आया डिटरमिनेंट, तो हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आया, यही तो हमने निकाला, यहाँ से हमने ऐसे निकाला तो भी यही आया, और डायरेक्ट निकाला तो भी यही आया, है ना। तो इसका मतलब ये ठीक है जो हमने अभी बताया ट्रिक थोड़ा सा, तो इसको नोट करो, अगर आपने नोट नहीं किया तो आगे और कराते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक और रहता है शायद। अब देखो इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो ये क्या है, वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है ये, ठीक है, ये आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर, ठीक है।
उन्हीं के लिए फाइंड कर सकते हैं हम। अब देखो मानते हैं कि स्केलर लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज, एक स्केलर है हमारा लैम्डा, उसको हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए की। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स, अगर यहाँ पे एक नॉन जीरो वेक्टर एक्स एग्जिस्ट करता है तो नॉन जीरो का मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। सच दैट तो इक्वेशन बनेगी क्या, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स है हमारे पास ये इक्वेशंस, इसी से हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो तो x क्या हमारी यहाँ पे आइगन वेक्टर है, x क्या हमारा यहाँ पे आइगन वेक्टर, और लैम्डा क्या हमारे यहाँ पे आइगन वैल्यूज, जितनी लैम्डा क्या हुआ हमारे आइगन वैल्यूज, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में से हम आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं और आइगन वेक्टर्स भी। अब देखो तो और कैरेक्टरिस्टिक रूट भी बोलते हैं इसको हम, आइगन वैल्यूज को कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलते हैं और लेटेंट रूट बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, ये कुछ भी नाम हो सकता है उनमें से, पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है, इनमें से। तो प्रॉपर वैल्यू ऑफ ए भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो कैसे आया, अब ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, इससे एक हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। अब देखो कैसे, तो हम आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई आई तो एक 1 के बराबर है जैसे कि, पर मैट्रिक्स की फॉर्म में हम आई से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये वाला पार्ट है ये पूरा इस तरफ आएगा, और ये वाला जो पूरा पार्ट है इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, इससे माइनस होगा तो x कॉमन निकल जाएगा बाहर इक्वल टू जीरो। और हमें अब क्या पता है कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, सिर्फ नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब x तो जीरो हो नहीं सकता। तो देखो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, a माइनस लैम्बडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे जो x है वो इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हमारी इक्वेशन आई है। तो होमोजेनियस लीनियर सिस्टम में के लिए होता है हमारे x इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ठीक है। आप देखो ये है, यहाँ तक समझ में आया आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर क्या होता है। अभी इसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी करेंगे, चिंता मत करो, अभी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी। प्रॉपर्टीज क्या है, इनको नोट करते चलो आप, ठीक है, साथ साथ नोट करते चलोगे तो आपको कुछ ज्यादा समझ में भी आएगा और आप रिवाइज कर सकते हो उसको, ठीक है। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, इसका मतलब आप सीरियस भी नहीं हो, ठीक है। अगर नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और अब तो वीडियोज आएंगी क्योंकि मैं बिजी था, अब तो बनेंगी सारी सारी वीडियो, ठीक है, जितनी भी हमारी चलेंगी सीरीज। ये तो आज खत्म हो जाएगी इस लीनियर अलजेब्रा तो कम्प्लीटली। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, अभी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टीज आइगन वैल्यूज की, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स क्या मतलब है, जो आइगन वैल्यूज मान लो किसी मैट्रिक्स के हमने आइगन वैल्यूज फाइंड करी, ठीक है, तो जो आइगन वैल्यूज हैं उनका अगर हम सम कर दें, मान लो अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज 2 होंगी, ठीक है, अगर 3x3 की है तो 3 आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो अगर 3 आइगन वैल्यूज है हमारे पास, उनको अगर हम सम करेंगे उनका, तो वो किसके बराबर आएगा, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस कैसे निकालते हैं हम, जो कि बराबर होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनका सबका सम कर देते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और मैंने पढ़ा है इसके बारे में, तो वो उसी के बराबर होता है, ये आएगी सम ऑफ आइगन वैल्यूज भी। अगर उन सबका सम कर देंगे जो आएगा सम, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ये भी आइगन वैल्यूज के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आया आपको, इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे इसको, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो ए का डिटरमिनेंट होगा ना वो बराबर होगा किसके, जितनी भी आइगन वैल्यूज है उनका अगर प्रोडक्ट कर दे हम, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यू है हमारे पास 1 2 और 3, 3x3 की मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यूज है हमारी 1 2 3, मतलब मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, चलो ठीक है, जैसे कि लैम्डा 1 इक्वल टू 1, लैम्डा 2 इक्वल टू 2, लैम्डा 3 इक्वल टू 3, क्योंकि लैम्डा क्या होता है आइगन वैल्यूज, और इसकी एक 3x3 मैट्रिक्स है, उसकी ये हमारी आइगन वैल्यू है 1 2 3, ठीक है, ये आइगन वैल्यूज है हमारे पास। तो वो क्या होगा, अगर हम उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, मान लो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आया हमारा क्या 6 आया, ठीक है, डिटरमिनेंट क्या आया उस मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आया 6 आया, तो अगर हम इन सब का प्रोडक्ट करेंगे आइगन वैल्यूज का, तो ये क्या आएगा हमारा, बराबर आएगा इसके डिटरमिनेंट के 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6 आया ना 6। तो इसका मतलब ये तो हमने मान के चलाया, होगा ऐसे ही, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज का अगर आप प्रोडक्ट करोगे वो हमारा डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टीज है, याद रखना, मैं बता रहा था कैसे होगा,
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है आपको पता है, मैंने बताया था सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर क्या होता है किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है 0 के इक्वल ना आए उसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स हैज एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इक्वल टू 0। अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है उसमें पक्का एक ना एक जो भी आइगन वैल्यूज होगी वो 0 पक्का होगी। क्यों होगी, आपको पता है कि अगर हम किसी आइगन वैल्यूज का, किसी मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं, उस आइगन वैल्यूज का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है हमारा बराबर किसके आता है, डिटरमिनेंट के। तो इसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 कब आता है डिटरमिनेंट, या तो ए आइगन वैल्यूज का अगर प्रोडक्ट करते हैं हम तो उनमें से कोई एक भी 0 होगी, तो 0 से जिसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट करते हैं, मान लो आइगन वैल्यू 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज है, इन सब का प्रोडक्ट करते हैं, किसके बराबर आता है हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर आता है। ठीक है, अब इनमें से कोई भी एक 0 होगा तभी तो ये 0 होगा ना। अब देखो मैं मान लो एक मैंने 0 कर दिया, इस प्रॉपर्टी के अनुसार मैंने एक वैल्यू 0 कर दी। अब 0 जिससे ज्यादा मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, इसका मतलब डिटरमिनेंट क्या बन गया, इसका डिटरमिनेंट बन गया 0। समझ में आया क्या लिखा है इसमें, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए एक आइगन वैल्यू तो कम से कम 0 होगी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, बट एक तो होगी ही होगी, ये तो डन है। ठीक है, तो समझ में आया क्या है प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे फोर्थ क्या है, यहां तक समझ में आया, क्लियर है। अब देखो इन केस ऑफ अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल आर आइगन वैल्यूज। क्या कह रहे हैं, जैसे कि हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, हमने पढ़ा है क्या होती है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ये क्या हमारे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जो इनके जो डायगोनल होते हैं ना एलिमेंट, ये सारे क्या है, यही तो आइगन वैल्यूज होती हैं, हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है इनकी। ठीक है, अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, एक तो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर की जैसी हो, या फिर हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो, इन सभी का आइगन वैल्यूज अगर आप फाइंड करने जाओगे तो आपकी आइगन वैल्यूज पता क्या आएंगी, ये आएंगी डायगोनल 1 4 6। इस मैट्रिक्स का अगर पूछे कि इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या है, तो क्या बताएंगे हम 1 4 और 6, ये आइगन वैल्यूज है। ठीक है, समझ में आया, ये आइगन वैल्यूज है। अगर आपको बोले कि इसका डिटरमिनेंट निकालो, कैसे निकालोगे आप, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें पता है क्या प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 24 आएगा, अगर इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, 24 आया तो वही इसका क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा, क्योंकि आइगन वैल्यूज क्या है इसकी, किसी भी ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर या फिर डायगोनल की जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे यही हमारी आइगन वैल्यूज होती है। अगर इनका मल्टीप्लाई कर दे, तीनों का प्रोडक्ट कर दे, तो हमारा डिटरमिनेंट आ जाएगा उस मैट्रिक्स का। सिंपल, ये प्रॉपर्टीज के साथ आप इजीली फाइंड कर सकते हो। देखो ये इस केस में भी और इस केस में भी, ये जितने भी डायगोनल है यही हमारे आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है, इस केस में ये 1 2 3 आइगन वैल्यूज है, इनका प्रोडक्ट कर दो तीनों का तो हमारे क्या आ जाएगा, हमारा डिटरमिनेंट भी आ जाएगा। समझ में आया, तो ये हमारा शॉर्टकट प्रॉपर्टीज है थोड़ी सी। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं हम। इफ अगर λ1 λ2 λ3 से लेकर λn तक हमारे पास आइगन वैल्यूज हैं किसकी, एक मैट्रिक्स है कोई भी ए मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज है हमारी बहुत सारी, हमें नहीं पता कि, क्योंकि n क्रॉस n, अगर n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, उसकी आइगन वैल्यूज कितनी होंगी, n तक ही होंगी ना, λ1 λ2 λ3 और λn तक होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी आइगन वैल्यूज हैं ए मैट्रिक्स की। ठीक है, जो भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। अब देखो उसके कितने केस बनेंगे, ये 4 केस बन सकते हैं। देखो एक तो ये कि अगर हम k क्या है स्केलर, अगर k को अगर मल्टीप्लाई करेंगे उस मैट्रिक्स से a से, तो जो उसकी आइगन वैल्यूज हैं उनसे, अगर मैं मान लो हमारे पास a की जो आइगन वैल्यूज है ये हैं, अब क्वेश्चन दे दे कि k मल्टीप्लाई a की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करती है उसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी, सिंपल है, कुछ नहीं होगी, सिर्फ आपको ये k ही मल्टीप्लाई कर देना आइगन वैल्यू से, वही आ जाएगी आइगन वैल्यूज उसकी। ठीक है, अगर सेकंड क्या है, अगर बोल दे भाई a कोई मैट्रिक्स है a, उसकी आइगन वैल्यूज हैं ये λ1 λ2 λ3। ठीक है, अब अगर मैं a की पावर m करता हूं, मतलब कुछ भी पावर करते हैं हम, ठीक है, तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, फिर से आइगन वैल्यूज फाइंड नहीं करना। ठीक है, आपको सिर्फ
क्या करना है, आइगन वैल्यूज की पावर m कर दो, जो मान लो लैम्डा 1 की पावर m, लैम्डा 2 की पावर m, लैम्डा 3 की पावर m, यही इसका आंसर हो जाएगा। अभी कोई बोल दे कि भाई ए मैट्रिक्स की जो है हमारी आइगन वैल्यूज ये हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, और ए इनवर्स की वो निकालो आइगन वैल्यूज, तो कैसे निकालोगे आप, सिंपल 1 बाय लैम्डा 1 कर दो, जो आइगन वैल्यूज थी वैल्यू मैट्रिक्स की उसको 1 बाय लैम्डा 1 कर दो, और 1 बाय लैम्डा 2, 1 बाय लैम्डा 3, ये आ गई हमारी आइगन वैल्यूज। एन तक निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एडजॉइंट ए निकालना है, मान लो ए की मैट्रिक्स, ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 है, और हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है, एडजॉइंट ऑफ ए की वो निकालनी है हमें, क्या, आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं क्या, जो आइगन वैल्यूज हैं किसकी, हमारे एडजॉइंट ऑफ ए की, ठीक है, समझ में आया आपको। ये ऐसा क्यों आया, ये क्यों आया, क्योंकि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ए इनवर्स हम निकालते थे, कैसे निकालते थे ए इनवर्स, ए इनवर्स का फॉर्मूला था ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये पढ़ा था हमने। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारा, अभी हमने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए का हम आइगन वैल्यू निकालते क्या, 1 बाय लैम्डा 1, ठीक है, तो 1 बाय लैम्डा 1 लिखा हमने यहाँ पे इसकी जगह, ठीक है, 1 बाय लैम्डा 1, ठीक है। अभी ये जो डिटरमिनेंट है ये ऊपर आ जाएगा, आ गया, ठीक है, ले आओ, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे, तो ये बन गया ना, ये सेम दिख रहा है। तो ये हमने इससे बताया कहाँ से आया, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है, कहाँ से क्या आ रहा है कुछ नहीं। तो ये सिंपल सा प्रॉपर्टीज थी, हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी है इसकी आइगन वैल्यूज की, ठीक है। और आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर समझने के लिए थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक देखेंगे, इसी वीडियो में होगा सब कुछ, चिंता मत करो। क्ले हैमिल्टन का क्वेश्चन से क्ले हैमिल्टन जो थ्योरम है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप पहले इसको नोट करो अगर आपने नोट नहीं किया है तो उसको। तो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन से समझते हैं कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर होते क्या है, ठीक है। अब देखो, फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज एंड द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले चेक करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए ओनली, उस पर अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। और आइगन वैल्यूज देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका लिए, द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए, एक जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है हमारी, क्या ए माइनस लैम्डा आई होगी, ठीक है। ए मैट्रिक्स हमारी ये क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, जो भी होते हैं हमारी, ये मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है, ए माइनस लैम्डा, ठीक है, लिख दिया सेम एज इट इज। आई क्या हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितनी 3x3 की है तो 3x3 की ये होगी, ठीक है। अब देखो ये हमने लिख लिया, अब इसका क्या करेंगे, ये माइनस करो, पहले इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करो, कैसे करेंगे, स्केलर मल्टीप्लाई होता है ना अंदर, जैसे कि लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पे भी लैम्डा, यहाँ पे भी लैम्डा, और सब तो जीरो है, जीरो के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा ना। तो अब देखो, तो यहाँ पे लैम्डा 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 हो जाएगा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको अंदर, फिर माइनस करोगे दो मैट्रिक्स को, कैसे करते हैं माइनस, मैंने बताया था आपको, जो एलिमेंट है उसमें से इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट माइनस हो जाएगा, इसका सेकंड एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट माइनस हो जाएगा। तो जहाँ पे जीरो है वहाँ पे तो कुछ होने वाला ही नहीं है, वही रह जाएगा जो यहाँ पे है, ठीक है, सिर्फ डायगोनल पे ही होगा सर, क्योंकि डायगोनल पे ही एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, लैम्डा, तो 3 माइनस लैम्डा, इस एलिमेंट में 3 माइनस लैम्डा, और ये एज इट इज रहेगा 1 1 1 1, अब 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब 4 माइनस लैम्डा डायगोनल पे चेंज होगा, 3 माइनस लैम्डा, ठीक है, ये आ गया हमारा 3 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा, ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गई हमारी, ये करने के बाद, ठीक है। अब देखो द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है हमारी, ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट, ठीक है। अब देखो ये निकाला हमने ए माइनस आई, ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, हमने ये तो निकाल लिया, ए माइनस लैम्डा आई क्या है, ये था एक मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे हम, इसका डिटरमिनेंट, इसका मतलब क्या होता है डिटरमिनेंट, तो दीवार के अंदर कुछ पैक हो जाए, ठीक है, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, ये डिटरमिनेंट निकालेंगे क्या इसका, तो सबसे पहले लेंगे इसको, एलिमेंट को बाहर लिया और मल्टीप्लाई क्या इसको, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया, ये आ गया 4 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई 3 माइनस लैम्डा कर दिया, माइनस करते हैं फिर क्या, 2 1 जा 2 को, ठीक है। तो माइनस करेंगे सेकंड एलिमेंट को, जब ये उठाएंगे हम, यहाँ से उठाया माइनस सेकंड एलिमेंट लिखा, उसको फिर डिलीट किया उस रो को और कॉलम को, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 माइनस लैम्डा, ठीक है,
2 को 3 माइनस लैम्डा करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6 आया, और माइनस 2 लैम्डा, ठीक है, 6 माइनस 2 लैम्डा ये आया, फिर माइनस करेंगे क्या 2, 2 1 जा 2, ठीक है, प्लस 1 ये वाला एलिमेंट उठाया, कोई फर्स्ट रो ले लिया हम, ठीक है, प्लस 1। उसके बाद क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगी रो और ये कॉलम डिलीट होगा, तो 2 1 जा 2, 2 माइनस में इस 1 की 4 माइनस लैम्डा के साथ करेंगे तो 4 माइनस लैम्डा आ जाएगा, तो 4 प्लस लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि अगर माइनस ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। इसको हम सिंपली क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये था हमारा, इसको हमने सोल्व किया, क्या 4 3 जा 12, फिर इसको यहाँ पे भी होगा, ठीक है, तो ये हमारा ऐड करके -7 लैम्डा आएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ऐड करने के बाद तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सारा आपको खुद करना है, ठीक है, कर लोगे आप, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है नॉर्मल सी, करते जाओ कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ तक ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद ये इक्वेशन आएगी हमारी, ठीक है, ये क्या है हमारी, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस 28 लैम्डा प्लस 24, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आई है सोल्व करने के बाद। तो ये क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज, ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या होती है, ये ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट अगर निकालेंगे वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इक्वल टू क्या होगा 0। तो इसको हम इक्वेशन को 0 के इक्वल रख देंगे, इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे 0 के इक्वल रख देंगे। देखो इसको हमने 0 के इक्वल रखा इस इक्वेशन को, ठीक है, सेम देखो। अब ये माइनस कहाँ गया ये आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये माइनस कहीं नहीं गया, हमने माइनस कॉमन निकाला इसमें से, पूरी में से माइनस कॉमन निकाल के और उसको 0 की तरफ लेके, ठीक है, कट गया। अब देखो तो ये इक्वेशन रह जाएगी हमारी 0 के इक्वल। इसको सॉल्व कर लेंगे हम इक्वेशन को, इसमें से दो पेयर बन रहे हैं हमारे, ठीक है, ये लैम्डा -2 का स्क्वायर और लैम्डा -6 ये बन रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, लैम्डा -2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लैम्डा -2 देखो, लैम्डा -2 का होल स्क्वायर, तो लैम्डा -2 क्या होगा बराबर 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी हमारी 2 आ जाएगी, तो 2 आएगी, 2 टाइम्स आएगी 2, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है इसका, होल स्क्वायर है ना, तो लैम्डा की दो वैल्यू ऐसे आएंगी जो दो होंगी, ठीक है, यहाँ पे 2 2। अब इसमें क्या है, ये -6 है तो प्लीज जाके 6 हो जाएगा, तो 6 होगी इसके लिए, ठीक है। तो लैम्डा की हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, क्यों आई 3, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स की हमारे पास, तो 3 वैल्यू आएंगी, एक तो 2, एक फिर 2 फिर 6, ठीक है। ये 2 क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर किया था, इसका स्क्वायर हो रहा था यहाँ पे 2 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू ये क्या आएगी हमारी, ये सारी क्या हमारी, ये हमारी क्या है, आइगन वैल्यूज हैं। आइगन वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, अब हम क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, आइगन वैल्यूज की हेल्प से निकालते हैं। आपको पता है इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमने लिखा था ax = लैम्डा x, ये था। तो लैम्डा पता होगा हम तभी तो निकाल सकते हैं, और मैट्रिक्स तो हमें पता ही है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स पता है हमें, x हमें निकालना है, क्या होता है x हमारा आइगन वेक्टर होता है, ठीक है, और लैम्डा क्या होता है हमारा आइगन वैल्यूज पता है। हम हर एक आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, जैसे हम स्टार्टिंग में 2 के लिए फाइंड करते हैं आइगन वैल्यूज के लिए, मतलब आइगन वेक्टर्स, तो कैसे करेंगे देखो नीचे, टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स एसोसिएटेड विद 2 के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो लेट x इक्वल टू, मान लो ये है x1 x2 x3, मान के चलो जो वेरिएबल है हमारे पास x0 x1 x2 x3, ये हमारे क्या है वेक्टर, आइगन वेक्टर्स x1 x2 x3 आइगन वेक्टर्स है हमारे, ठीक है। बी एन आइगन वेक्टर्स ऑफ ए कोरोस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यूज, किसके कोरोस्पोंडिंग है, 2 के कोरोस्पोंडिंग फाइंड कर रहे हैं हम, इसके 2 के कोरोस्पोंडिंग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 को, फिर बाद में इस 2 को, फिर 6 को, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो देन तो क्या हो जाएगा हमारा, तो अगर हमें पता है इसके कोरोस्पोंडिंग हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, a माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम 2 के कोरोस्पोंडिंग निकालते हैं 2 लिखेंगे, तो a माइनस 2i और ब्रैकेट से बाहर x इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ पे x हम लेके चलेंगे, क्यों लेके चलेंगे यहाँ पे x, क्योंकि हमें x की वैल्यू तो फाइंड करनी है ना, इसलिए। तो a हमें पता है, a क्या है, ये रही मैट्रिक्स, a क्या हमारी मैट्रिक्स, ठीक है। a जो मैट्रिक्स है हमारी, इसको हमने रिड्यूस कर रखा है, ठीक है। तो ये a मैट्रिक्स है माइनस में 2i, अब देखो a माइनस में 2i हमने सोल्व कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, आपको करना है, ठीक है, आप कर लेना सोल्व, क्योंकि a एक मैट्रिक्स हमारे पास, ये वाली a मैट्रिक्स क्या है ये, और -2i, मतलब अगर 2i क्या होता है, मतलब 2i का मतलब देखो ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2, समझ में आया। तो 2 माइनस हुआ यहाँ से, इसमें से 2 माइनस होगा, देखो इसमें से माइनस करो, 3 - 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायगोनल चेंज होगा ना, और तो बाकी सेम रहेगा,
3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे देखो 1 आ गया है ना। अब 4 माइनस 2 क्या हुआ 2 आ गया, 3 माइनस 2 1, तो ये चेंज हुआ है और बाकी तो सेम है ना, देख सकते हो ये हमारा ऐसे आया, ये मैट्रिक्स कैसे आई है, ठीक है पता चल गया आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ तक समझ आया। अब देखो ये क्या है हमारा, जो हमने आइगन वेक्टर्स लिए हैं x1 x2 x3, ठीक है इसके हिसाब से देखो ये हमने सोल्व किया तो हमारा ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। और ये कहाँ, ये x क्या है हमारा x1 x2 x3 और इक्वल टू 0 है, तो 0 एक मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी क्योंकि हम एक सिर्फ वैल्यू नहीं ले सकते, मैट्रिक्स ले रहे हैं तो मैट्रिक्स ही लेनी पड़ेगी सारी चीजें। जैसे 1 को मैट्रिक्स लेते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं, किससे, रो, जो रो ऑपरेशन लगा के, ठीक है। अब इस पर कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या पता है कि हमें जीरो करना है सब कुछ, तो हो सकता है जीरो आराम से ना, क्योंकि अगर हम इसको कर दें ऑपरेशन R2 पे ऑपरेशन लगाए इस पे, कैसे R2 माइनस 2R1, R2 में से 2R1 माइनस कर दें तो ये 2 वाला गायब हो जाए, जीरो बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही R3 पे ऑपरेशन लगाए R3 माइनस R1, तो हमारा ये वाला जीरो बन जाएगा, ठीक है। इससे ये थर्ड रो, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ 1 1 1 बच गया। और हमारे आइगन वेक्टर्स क्या है x1 x2 x3 और 0 0 0, ये तो हमारी दोनों जीरो हो गई, तो सिर्फ ये बचा है। तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बना दो, है ना। तो कैसे बनेंगे, x आपको मल्टीप्लिकेशन आता है मैट्रिक्स का, तो देखो ये हमारी कितने क्रॉस कितने की है, 3 क्रॉस 3 की है, ठीक है। और ये कितने की है, 3 क्रॉस 1, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, 3 क्रॉस 1 का ही आएगा, हमें पता चल गया कि 3 क्रॉस 1 की जो एक मैट्रिक्स आएगी, या फिर मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन ही आ जाएगी, ठीक है, उसमें इक्वेशन ही आ जाएगी ना हमारी। तो अब देखो x1 आया हमारा, प्लस करेंगे x2 प्लस x3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, भाई यही इक्वेशन आई है एक हमारी निकल के यहाँ से, ठीक है। अब देखो क्लियरली द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इन एक्लोन फॉर्म, ये हमें दिख रही है कि एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, तो द रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। रैंक क्या होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की, 1, क्योंकि जितने भी इंडिपेंडेंट नंबर रो, हमारी नॉन जीरो रो जितनी भी है, जितनी भी नॉन जीरो रो है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो रैंक हमें पता चल गई 1 आ गई, तो देयर इज 3 माइनस 2, 3 माइनस अगर 1 करेंगे हम तो 2 आ जाएगा, जो 3 माइनस 1 के हमने 2 आया, तो लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स क्या होगा हमारा, जो आइगन वेक्टर जो है हमारा कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पे जो हमने, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमने 2 ली है यहाँ पे, ठीक है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग जब हमने फाइंड किया तो हमारे आइगन वेक्टर्स क्या आएंगे, इस इक्वेशन से x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, ये मैंने बताया था अभी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, ये आया हमारा। तो लेट मान लेते हैं कि x2 इक्वल्स टू k1, हमें 0 तो नहीं लेना है क्योंकि x हमारा 0 नहीं है, ठीक है। अब देखो तो x2 की वैल्यू हम कुछ ना कुछ ले लेंगे, k1 ले लिया जैसे, तो आप कुछ भी कांस्टेंट मान सकते हो, ठीक है। तो x2 की वैल्यू ले लिया k1 और x3 की वैल्यू ले लिया हमने k2, और x1 की तो अपने आप ही आ जाएगी। फिर अगर मैं k1 k2 पुट करूँ इसके अंदर तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी कि माइनस k1 प्लस k2, यहाँ पे पुट कर दो ना, x2 की वैल्यू क्या है k1 और x3 की वैल्यू क्या है k2, तो k1 प्लस k2 तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस k1 प्लस k2, तो x1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। तो पहले इसको नोट करो, आगे कराते हैं फिर थोड़ा सा और। तो नेक्स्ट देखो हमारे क्या है, आगे इक्वेशन कर रहे थे उसको कंटिन्यू देखो, इसमें क्या है, इसके बाद होगा हमारा जो x है हमारा, ये क्या हमारा x1 x2 x3 ये क्या हमारे आइगन वेक्टर्स हैं, ठीक है। आइगन वेक्टर्स क्या होंगे हमारे इक्वल, ये हमारी एक मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, इसकी माइनस k1 माइनस k2, ये हमारी क्या है, ये x1 की वैल्यू आई है हमारी, ठीक है। और x2 की वैल्यू क्या है हमारी, x2 की वैल्यू आई हमारी k1, पता है हमें x2 बराबर k1 था, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 1 k1 प्लस 0 k2, ठीक है। और x3 की वैल्यू क्या थी हमारी k2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0 k1, मतलब 0 से मल्टीप्लाई k1 होगा तो ये तो है ही नहीं इसका मतलब, तो प्लस 1 k2, ठीक है। अब देखो ये आएगा हमारा, तो k1 जो है हमारा उसको कोफिशिएंट को बाहर निकालते हैं हम, ठीक है। तो k1 को बाहर निकाला तो -1 और 1 0, ठीक है, प्लस k2, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, देखो अच्छे से, ये मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस मैट्रिक्स को, जैसे ये हमारी आई है -k1 और 1 k1 और 0 k1, ठीक है। ये हमारी आई है एक मैट्रिक्स, और इसका क्या हो रहा है, हमारा एडिशन हो रहा है, ठीक है, एडिशन हो रहा है दूसरी मैट्रिक्स के साथ, -k2 और 0 k2 और 1 k2, ठीक है। ये बना है ना, इसको मैंने खोल दिया थोड़ा सा, तो ये
इसके बाद ये आया है पोर्शन, ठीक है। इसमें से मैंने K1 कॉमन, K1 है तीनों में, तो K1 कॉमन निकाल लिया यहाँ से, और यहाँ से K2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो हमारा ये बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 1 0 -1 1 0 और -1 0 1 -1 0 1, ठीक है। समझ में आया ना? इसके बाद क्या हुआ, तो आई होप आपको समझ में आया। अब देखो इसके बाद क्या ये आया, अब देखो हेयर x1 की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ, जो हमारा x1 मतलब ये हमारा जो था आइगन वेक्टर्स, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है हमारी -1 1 0, ये है हमारा, ठीक है। और x2 क्या है -1 0 1 आर लीनियर इंडिपेंडेंट, ये क्या हमारे लीनियर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब देखो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमें पता है कि ये हमारी किसकी है, जब हमने ट्रू के कोरस्पॉन्डिंग फाइंड किया, ठीक है, ये आया हमारा। तो एक और तो हमारी जो आइगन वैल्यूज थी वो भी ट्रू थी, तो उसके लिए भी यही आएगा सेम, ठीक है। अब एक और वैल्यूज क्या थी, वो 6 थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, सिमिलरली वी कैन इजीली फाइंड द आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज लैम्डा इज इक्वल टू 6। तो 6 के लिए आप फाइंड खुद करोगे, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं 6, अगर आपको क्या करना है, सिर्फ लैम्डा की वैल्यू 6 रखनी है, उससे आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे करोगे, ए माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या थी 6, ठीक है, आई, और ऐसे करके x इज इक्वल टू 0, जो आपको ये इक्वेशन लेनी है, ठीक है। इसी इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आप खुद करोगे इसको। अब आगे देखते हैं क्ले हैमिल्टन थ्योरम, ये है हमारा लास्ट टॉपिक आज का, और इससे लीनियर अलजेब्रा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, यही हमारी डेफिनेशन है इसकी क्ले हैमिल्टन थ्योरम की, कि जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उनको वे सेटिस्फाई करेंगे किसको, उसकी ओवन जो खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब क्या है हम समझेंगे एक क्वेश्चन के हेल्प से, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है क्या, a इक्वल्स टू 1 4 2 3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, ठीक है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। अब देखो, तो वेरीफाई क्ले हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड इट्स इनवर्स। वेरीफाई करेंगे क्ले हैमिल्टन थ्योरम को और इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। हमें पता है कि ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, एक तो हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, इससे फाइंड करते हैं, और एक हम करते हैं क्या, ऑपरेशंस लगा के, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के। अब यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे हम क्ले हैमिल्टन थ्योरम से ही ए इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, ये क्या हुआ, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। a माइनस लैम्डा आई, ये क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसका डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो क्या कह रहा है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेटिस्फाई इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसकी, इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आपको पता है कैसे सोल्व करते हैं, a क्या है हमारा, ये मैट्रिक्स है माइनस लैम्डा आई, आई जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, डायगोनल में सिर्फ 3 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इक्वल टू 0 के होना चाहिए, ठीक है, तो सेटिस्फाई करेगा। देखो ये हमारा आया 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा और -8 इक्वल्स टू 0। इसकी इक्वेशन बनाओ, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये बनी हमारी इक्वेशन। तो ये इक्वल्स टू 0 के बराबर है, ये इक्वेशन 1 आई हमारी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा हमारा, हम इसको तोड़ लेंगे थोड़ा सा, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं कि -5 लैम्डा प्लस लैम्डा, तो हमारा -4 लैम्डा आ जाएगा, तो इसलिए हमने तोड़ लिया थोड़ा सा, -5 इक्वल्स टू 0। तो इसको तोड़ने के बाद हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से लैम्डा कॉमन निकालो, यहाँ से इन दोनों में से लैम्डा कॉमन निकालो तो क्या आएगा, लैम्डा कॉमन आया और लैम्डा -5 प्लस यहाँ से 1 कॉमन निकालो इन दोनों में से, तो 1 कॉमन निकालो तो लैम्डा -5, तो लैम्डा -5 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से भी कॉमन निकालो बाहर, तो लैम्डा दो इक्वेशन बनेंगे हमारी, तो बनेगा लैम्डा -5 और लैम्डा +1, है ना, कॉमन निकालने के बाद इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा +1 जो था, तो उसका तो हमारा वैल्यू आया -1, क्यों, लैम्डा +1 इक्वल्स टू 0 होता है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लैम्डा -5 था तो इक्वल्स टू 0 होता है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 5, उस तरफ जाके 5 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू है हमारे पास लैम्डा की, एक तो आई लैम्डा इज इक्वल टू 5 और है हमारे लैम्डा इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये दो वैल्यू आई हमारे पास आइगन वैल्यूज, ठीक है, जो हमने निकाली है यहाँ से। तो हमें पता है कि ये पढ़िए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वे अपनी खुद की सेटिस्फाई करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमने आइगन वैल्यूज निकाली। तो अब देखो यहाँ पे, ये तो आइगन वैल्यूज निकाल ली है हमने, ठीक है। अभी हमें इसे इक्वेशन चाहिए, देखो ये इक्वेशन थी हमारे पास,
ये वाली इक्वेशन थी ना, यहाँ तक निकाला था हमने। तो इस इक्वेशन में देखो ये लैम्बडा क्या होगा, जो लैम्बडा है आइगन वैल्यूज, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा मैट्रिक्स ए को। जो लैम्बडा है ये मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए का स्क्वायर, जैसे लैम्बडा स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस लैम्बडा, जहाँ भी लैम्बडा होगा वहाँ पे ए कर देंगे, वो ए में कन्वर्ट हो जाएगा, मैट्रिक्स ही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो, तो ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है ये मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जहाँ पे लैम्बडा होगा वहाँ पे ए हो रहा है, लैम्बडा का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा ए 4a, ठीक है, माइनस 5, इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 5 मल्टीप्लाई 1 तो 5 ही आएगा। इसका मतलब 1 को मैट्रिक्स ही फॉर्म में क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो क्या देगा यहाँ पे 5i, तो इसको खाली में छोड़ देना आप, इसको 5i लिखेंगे हम, मैट्रिक्स की फॉर्म में करना है हमें, ठीक है, कोई भी नंबर ऐसे नहीं हो सकता। और ये भी मैट्रिक्स है, जीरो एक मैट्रिक्स है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जीरो मैट्रिक्स, ये भी सारे दो क्रॉस 2 के है ऑर्डर इनका। तो ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल्स टू 0। ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, ये रही, और ए यहाँ पे भी आई क्या है हमें पता ही, देखो यहाँ पे पुट करना है सिर्फ, ए मैट्रिक्स थी ये है, ठीक है, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, ए मल्टीप्लाई ए, तो हमने लिख दिया यहाँ पे दोनों, ए मैट्रिक्स है ये भी ए मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 ए मैट्रिक्स, ठीक है, माइनस 5 आई मैट्रिक्स, आई मतलब 2 क्रॉस 2 की मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स क्या है 0 0 0, ठीक है, इसके इक्वल आना चाहिए, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा इसका इक्वल आना चाहिए। अब करते हैं सोल्व, चलो इसका ए स्क्वायर निकाला हमने, ए स्क्वायर क्या है हमारा 9 16 8 और 17, ये हमारा ए स्क्वायर फाइंड किया हमने, ठीक है, ए मल्टीप्लाई ए किया, तो फिर माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 4 यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 16 और 12, ठीक है, ये आया हमारा, माइनस में 5 अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, तो इन तीनों का माइनस करेंगे तो देखो हमारा 0 आएगा, कैसे आएगा देखो चेक करते हैं, एक चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है, 9 माइनस 4 कितना आया 5, और 5 माइनस 5 0, तो सारे कर देते हैं, 16 माइनस 16 0 और 0 माइनस 0 0, ठीक है, 8 माइनस 8 0 और 0 माइनस 0 0, 17 माइनस 12 कितना आया 5 और 5 माइनस 5 0, हो रहा है ना सेटिस्फाई, तो ये इसकी इक्वल आ रहा है हमारा। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, तो हमने ये एक तरीका देखा, आप देखो, और हमारे पास ये इक्वेशन थी ना ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल्स टू 0, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इस 5i को उस तरफ ले जाता हूँ, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 4a इक्वल्स टू 5i, ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, जो ए इनवर्स, अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ ए इनवर्स से, बोथ साइड, इस तरफ भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, उस तरफ भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, अब देखो मैंने यहाँ पे करा तो ए इनवर्स से करेंगे तो ए इनवर्स ए स्क्वायर यह है हमारा, यहाँ पे माइनस ए इनवर्स 4 ए इनवर्स ए, ठीक है, इक्वल टू 5 ए इनवर्स आई। अब आपको एक चीज पता है, ए इनवर्स ए स्क्वायर मतलब कि इस स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम, ए मल्टीप्लाई ए, स्क्वायर को लिखते हैं हम ए मल्टीप्लाई ए, या फिर मल्टीप्लाई ना लिखे सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, लिखते हैं हमने ए, तो ए इनवर्स क्या होता है 1/a होता है, जैसे कि ये तो कट जाएगा ना, ए इनवर्स ए, आपको प्रॉपर्टी पता है, अगर यहाँ पे साथ में ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो ए इनवर्स ए ये क्या है हमारा, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, तो ये हमारा आई के बराबर होता है, ए इनवर्स ए बराबर आई के होता है, ठीक है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपको याद नहीं है तो अभी तक, ठीक है, तो ये हमारा आई होता है, तो हमारा ए आई हो जाएगा, है ना। अब देखो ए इनवर्स ए हमारा ये क्या हो जाएगा, सिर्फ ए आई हो जाएगा, ये तो आई हो जाएगा, ये पूरा जिसमें मैंने टिक लगाया ये ए साथ में है, तो ए आई बन जाएगा, नेक्स्ट लाइन में माइनस 4i कैसे बन गया, क्योंकि ए इनवर्स ए क्या होता है आई, तो माइनस 4i, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 5 ए इनवर्स आई को तो लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, तो क्योंकि 1 के बराबर होता है ना वो, तो ये यहाँ से इतना आया हमारा, ठीक है। अब देखो ये इसको मत लिखो आई को, ए लिखो सिर्फ, ए माइनस 4i इक्वल्स टू 5 ए इनवर्स, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ए क्या है हमारा, ये मैट्रिक्स है, क्योंकि इससे रिड्यूस हो ना बहुत ज़्यादा, यहाँ से तो कितना लेंथी करना पड़ रहा था, अब देखो कम करना पड़ रहा है, ए लिखा हमने ए माइनस 4i मतलब ये आ जाएगा 4i, ठीक है, तो 4 डायगोनल में 4 आ जाएगा इसके, तो 4 1 माइनस 4 क्या आ जाएगा -3, ठीक है, और 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा -1, और सारे 2 और 4 रहेगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या है 5 ए इनवर्स, तो ये देखो ये 5 जो है यहाँ पे जाकर डिवाइड में हो जाएगा,
तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स बराबर में, कोई इनवर्स है ना यहाँ पे, ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 1/5 और ये पूरी मैट्रिक्स -3 4 2 -1। इसको आप अंदर भी डिवाइड कर सकते हो, बट इतना देखो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आप और दूसरे तरीके, जैसे हम मैंने 2 तरीके आपको बताए ए इनवर्स फाइंड करने के, उनसे भी आप फाइंड करके देखोगे तो यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, यही आंसर आने वाला है आपका। ठीक है, उनसे फाइंड करके देखोगे तो आप, तो ये हमें पता चल गया कि क्ले हैमिल्टन थ्योरम क्या काम करती है, कैसे फाइंड करते हैं उससे। ठीक है, तो ये क्ले हैमिल्टन थ्योरम था, और आज इसी टॉपिक के बाद हमारा जो सिलेबस है लीनियर अलजेब्रा का समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, मैं लिख दूंगा कि हाँ यहाँ पे एंड हो चुका है। आप जिसके इसके बाद अगर कोई ऐसा टॉपिक रहता है तो आप बता देना, हम बना देंगे वीडियो। इसके बाद कुछ कुछ ऐड होते रहेंगे बाद में कभी, मतलब जैसे क्वेश्चन हम कराएंगे किसी भी टॉपिक पे लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज चलाएंगे कैलकुलस की, क्योंकि डिमांड है कि कैलकुलस स्टार्ट करना है। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो उस पर, टेलीग्राम पे। ठीक है, कई बच्चे पूछते हैं तो मैं उनका रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप को ज्वाइन करो टेलीग्राम पे जो भी है हमारा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।